ओ गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हो गया ये वाला क्वेश्चन? सर एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला ही है। हाँ जी, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगले क्वेश्चन आप करना। कार्नोट इंजन है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कार्नोट इंजन अपने पास। 1000 किलो कैलोरीज की हीट ले रहा है रिजर्वोयर से। ये कौन सी हीट है जो 1000 किलो कैलोरी दे रखी है? कहाँ से Q1 लेता है? Q1 है। देखो यहाँ पे ना सोर्स ही लिखा हुआ है, रिजर्वोयर लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो। जहां से हीट ले रहा है वो अपना सोर्स होता है, यहाँ पे सोर्स का नाम बस रिजर्वोयर कर दिया उसने, और कुछ नहीं। तो ये जो हीट ले रहा है ये आपको दे रखी है 1000 किलो कैलोरी, के कैल। 827 रिजर्वोयर का टेम्परेचर है, यानी कि T1 कितना है? 827 डिग्रीज। केल्विन में हो जाता है 273, ऐड कर दो, कितना बन जाएगा ये? मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1100। yes sir यस सर 1100। ठीक है, सिंक पे हीट जा रही है, 27 डिग्री सेल्सियस का सिंक है, ये कितना बन जाएगा फिर? 300 केल्विन। बताओ हाउ मच वर्क, इसको परफॉर्म कितना करना पड़ेगा, वर्क फाइंड करना है हमने। ठीक है, पहले तो वर्क निकालते हैं। अगर मैं ये डायग्राम देखूं, वर्क क्या किसके इक्वल होगा? Q1 मुझे पता है W प्लस Q2 में है, इक्वल है, ये पता लग रहा है। जो आ रहा है वो कुछ W में चला गया, कुछ Q2 में चला गया, तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 हो जाएगा। एक तो ये चीज, तो यहाँ से आपके पास जो W होगा वो होगा Q1 माइनस Q2। Q1 तो आपको पता है, Q2 निकालना पड़ेगा। कोई तरीका है Q2 निकालने का? yes sir क्या है? T1 बाय T2 वाला। yes sir T1 है आपका 1100, T2 है 300, Q1 है 1000 किलो कैल, और Q2 आपको फाइंड करना है। सो Q2 आपके पास हो जाएगा 3000 बाय 11 किलो कैलोरी। यहाँ पे पुट करिए, आपका W आ जाएगा, और जैसे yes ही W आ जाएगा वैसे ही ईटा कार्नोट की एफिशिएंसी भी निकाल लोगे। वो क्या होती है? 1 माइनस क्या होता है? Q2 T2 by बाई Q T2 बाय T1 या Q2 बाय Q1, जो मर्जी पुट कर दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इंटू 100% कर देना। ठीक है जी, सर हो T2 जाएगा बाई सब? T1 ही कर देंगे, क्योंकि T2 T1 तो गिवन है ना क्वेश्चन में। हाँ वो कर लो, Q2 भी फाइंड करा ही होगा तो वो ही पुट कर सकते, जैसे आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ठीक है। दिव्या को क्लियर है? दिव्या ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, दिव्या को समझ आ गए सारे स्टेप्स? yes sir कोई है डाउट तो पूछ लेना, कुछ रिपीटेशन की जरूरत है तो मैं रिपीट कर दूंगा। वैष्णवी आपको? no sir ओके,
वेदांशी, ऑल गुड? यस ठीक है, सर। बीच में आपने क्या करवाया था जब वीडियो ऑफ हो गई थी? कुछ नहीं करवाया, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करवा दिया था। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। आंसर लिखने की जरूरत है मुझे, हो जाएगा मैनेज? हो जाएगा सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने लेवल पे खुद करना, बिना किसी मदद के। अरे यार, ये क्वेश्चन करिए। सर एक बारी लास्ट क्वेश्चन में वर्क डन दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी, बेसिकली फॉर्मूला क्या लगेगा वर्क डन के लिए, वो कंफर्म नहीं। ये देखो ना, ये टेबल को, ये वाला डायग्राम याद रखो, फ्लो चार्ट जो है, Q1 जो आ रहा है वो स्प्लिट हो रहा है एक तो W में और Q2 में, तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 होता है, ठीक है? ओके सर। तो W इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। Q1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1000 और यस Q2 सर। आपने यहाँ से निकाल लिया था, तो माइनस करके आपका W आ ओके जाएगा। सर, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, कोई बात नहीं। सर फर्स्ट 2 पार्ट्स में तो सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करेंगे। हाँ जी, करिए करिए, आंसर निकालिए, इसको प्रॉपर सॉल्व करिए। हो गया? पेन गिर गया। आह, इतना टाइम? सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है। सर कैलकुलेशन में लग रही। ठीक है, 500 केल्विन क्या चीज होगा, T1 होगा T2 होगा? सर T1। T1 होगा, सोर्स का T1 होता है, तो दूसरा ऑब्वियसली फिर T2 हो जाएगा। इंजन कंज्यूम्स 225 into 10 raised to power 5 पर साइकिल, ठीक है? ये क्या चीज गिवन है हमें, कौन सी हीट गिवन है, हीट है या वर्क है ये, और है क्या, मतलब है कौन सी हीट है, Q1 Q2 W क्या चीज गिवन है?
Q1 Q1 है ये बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको वर्क भी फाइंड करना है और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक भी फाइंड करना है। हीट जो सिंक को जा रही है यानी कि वो Q2 होती थी, और वर्क भी फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, Q1 ही होगा। अगर आपको डाउट हो तो ऑप्शंस में देख सकते हो, जो क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो आप। So this is 25 into 10 raised to power 5 जूल। एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और हमें दे रखा है कि ये कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये जो हीट इंजन है इसकी जो एफिशिएंसी होगी वही होगी जो कार्नोट साइकिल वाले हीट इंजन की होती है। क्या लगाए फॉर्मूला? सर 1 - T2/T1 1 - T2/T1 इंटू 100%। टेस्ट आपका मैंने बना दिया। सर फ्लूइड वाले चैप्टर का। हाँ उसी का ही बनाऊंगा यार। सर और जो पोइसल्स इक्वेशन हमने की थी और एक हमने रेनॉल्ड्स नंबर किया था, वो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए? इतना नहीं, बट हाँ आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया था। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, चेक करो 25% आ रहा है। Yes. यस सर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप जब कोई भी हीट इंजन लगाओगे, इस दुनिया का कोई भी हीट इंजन लगा लो, एक्टिवा का, चेतक का, या अपनी कोई भी स्विफ्ट का, किसी भी गाड़ी का लगा लो, जो आपका जो हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा तो कभी भी नहीं हो सकती, और कार्नोट की 25% है। मतलब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी जो अटेन कर सकते हो एक हीट इंजन जो आप 500 और 375 केल्विन के बीच में लगाओगे, वो 25% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। कोई भी हीट इंजन लगा लो, 25% से ज्यादा एफिशिएंट होगा ही नहीं इंजन। तो कोई फायदा ही नहीं है कि आप सपोज कर रहे हो कि नहीं यार मैं 100 जाउल की एनर्जी डालूंगा, ठीक है, और मुझे ये 80 जाउल का वर्क करके दे देगा। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मैक्सिमम ही 25% की एफिशिएंसी है, यानी कि 100 का 25 बनी, मैक्सिमम 25 जाउल का वर्क ही कर सकता है ये हीट इंजन। इससे ज्यादा ही कर ही नहीं सकता है। इससे कम ही मिलेगी आपको अगर एनर्जी वर्क मिलेगा तो। समझ आई सबको मेरी बात? क्या है ये चीज? यस सर। तो सर यहाँ पे मतलब तो ये लॉस ही होगा, क्योंकि जो काम हम दे रही है तो उसका सिर्फ 25% ही कर रहे हैं। 25 ही कर रहा है, हाँ, बाकी सारा लॉस है। बाकी वो हीट रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग्स में या जो भी। अब आप खुद देखो 25% की एफिशिएंसी कुछ अच्छा नंबर नहीं है ना। इसलिए ना जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जो गाड़ियों में लगे होते हैं, कंबशन इंजन होते हैं, बेसिकली कंबशन करते हैं फ्यूल की, जो ये ना एफिशिएंट नहीं होते। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तुम गाड़ी में डीजल डालते हो या पेट्रोल डालते हो, ठीक है, पेट्रोल में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, उसको बर्न करोगे ना बहुत एनर्जी देता है, बट जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है कार की, मतलब इंजन जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पेट्रोल में एनर्जी होगी लेटेस्ट से 1000 जाउल की एनर्जी होगी पेट्रोल के अंदर, इतनी एफिशिएंट होगा पेट्रोल, मतलब पेट्रोल जो लिक्विड है इतनी एनर्जी दे सकता है कंबशन के बाद। बट गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 10 जाउल होती है या 100 जाउल, मतलब 10% से भी कम ही होती है अपने जो गाड़ी के इंजन होते हैं। इतनी कन्वर्जन ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, मतलब हम इतना एक्सपेंसिव रिसोर्स सिर्फ 10% की एनर्जी के लिए ही वेस्ट कर सिर्फ रहे हैं। 10% ही यूज हो पाता है बस उसका। ठीक है, इसलिए जो गाड़ी के इंजन होते हैं ना, वो कंबशन इंजन जो होते हैं वो इतने बढ़िया नहीं है एक्चुअल में हमारे। और सीएनजी? सीएनजी भी कंबशन इंजन ही है, सारे कंबशन इंजन ही है। कंबशन सीएनजी का भी कंबशन ही तो हो रहा है। फिर ठीक है, सीएनजी हमने इसलिए किया ताकि पेट्रोल ना वेस्ट हो। नहीं, वो बेसिकली उसका ये है कि वो थोड़ा सा क्लीन फ्यूल है, वो नहीं करता, और गवर्नमेंट ने सीएनजी को थोड़ा सस्ता रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए लोग सीएनजी इंजन डाल लेते हैं, और वो एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है, मतलब पोल्यूटिंग नहीं है, इसलिए सीएनजी यूज करते हैं। बट उसका भी कोई खास एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, बहुत ही तुम्हारा कुछ 19-20 का फर्क ही होता है पेट्रोल सीएनजी डीजल में, ज्यादा फर्क नहीं होता। जो तुम कहते हो ना गाड़ी की एवरेज मिल रही है मुझे 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो बहुत ही बेकार एफिशिएंसी होती है एक्चुअल में। इतनी कम थोड़ी मिलनी चाहिए।
तभी ना ईवीज आ रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी हाँ बड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इनमें कंबशन नहीं होती, कंबशन वाला प्रिंसिपल ही नहीं है इनका, ठीक है, पर उनके अलग एनर्जी लॉसेस होते हैं, वो फिर अलग कहानी है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। नेटवर्क इशू चल रहा है क्या लोगों का सबका आज? नो सर। बाकी तो बेचारे आ रहे हैं। वैलिड इनवैलिड पासकोड बताया था उन्होंने, फिर उसके बाद दूसरी बार ये ज्वाइन किया है मीटिंग। हाँ वो तो चलो हुआ था बीच में, अभी भी जैसे वेदांशी, जशन, दिव्या का प्रॉब्लम आ रही है शायद। चलो ठीक है, तो ये थी कहानी कारनोट की। ये क्वेश्चन देखो, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर का बहुत ही रेयर होता है क्वेश्चन आता है, फिर भी मैंने करवा रहा हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन कारनोट से ही आते हैं। सर रेफ्रिजरेटर भी कारनोट इंजन के मतलब फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ मैं बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन पढ़ लो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इन अ रेफ्रिजरेटर heat from inside at 277 Kelvin is transferred to room at 300 Kelvin। ठीक है, अब देखिए रेफ्रिजरेटर जैसे ही आगे, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम याद करना है हमने। रेफ्रिजरेटर होता है हीट पंप। ये कहाँ से हीट लेता है? सोर्स से हीट लेता है, सिंक से हीट लेता था? सोर्स। सिंक से लेता था। ये ठंडी जगह को ठंडा करता है ना? जो फ्रिज के अंदर ठंडी है, कोल्ड जगह को कोल्ड ही रखता है ये। ठीक है, समझ आई मेरी बात? सिंक का टेम्परेचर होता है T2, वो हमें कितना दे रखा है? 277 केल्विन। सिंक से हीट ली जाती है Q2, वर्क सप्लाई किया जाता है, और कंबाइंड हीट कहाँ भेजी जाती है फिर? सोर्स में। सोर्स को जो हीट जा रही है वो Q1 हीट जा रही है, टेम्परेचर जो है वो है 300 केल्विन। ठीक है, ये होता है हीट पंप का प्रिंसिपल जो हमने याद कर लिया। आपको क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी जाउल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जाउल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। ये लास्ट लाइन में ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये ऐसे लग रहा है कि सिर्फ कुछ पूछा जा रहा है, बट बहुत इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। पहले तो हाउ मेनी जाउल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? Q1 पूछा जा रहा है, Q2 पूछा जा रहा है? पहले तो ये बताओ। Q1। Q1 पूछा जा रहा है। रूम होता है गर्म सोर्स, तो हमसे Q1 पूछा जा रहा है। पहले तो हमने पता लगाना है कि हमें जाना किस तरफ है। ये हमें पता लग गया कि हाँ Q1 को फाइंड करना है, ये हमारी मंजिल है। फॉर ईच जाउल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ईच जाउल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ईच यानी कि 1 जाउल। ये हमें 1 जाउल क्या चीज गिवन है? Q1 गिवन है या W गिवन है या Q2 गिवन है? क्या चीज गिवन है? देखो हीट पंप क्या कंज्यूम करता है? वो एनर्जी कंज्यूम करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने बताया था वो फ्रिज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। तो हमें ये जो 1 जाउल, ईच जाउल यानी 1 जाउल, हमें क्या गिवन है? W गिवन है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, दूसरा ये आइडियली काम कर रहा है। आइडियल यानी कि ये जो प्रिंसिपल, ये जो हीट पंप है, ये कार्नोट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। कार्नोट प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर रहा है तो हमने कार्नोट में एक डेरिवेशन करी थी, वो क्या थी? T1 बाय T2 क्या होता है? Q1 बाय Q2। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, वो हीट पंप में भी लग जाता है, कोई इशू नहीं है। हीट पंप टेक्निकली रिवर्स हीट इंजन, अगर तुम ध्यान से देखो, ये ऐसा हीट इंजन है जो उल्टा चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब चल जाता है। कार्नोट वाला, कार्नोट हीट पंप, और कार्नोट हीट पंप भी वही होता है जो कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा होगा।
ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो पहले तो हमने इक्वेशन बनानी है। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, Q2W और Q1 के बीच में क्या इक्वेशन रहेगी, कौन बताएगा? Q2 plus W is equal to Q. Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, है ना। ये एनर्जी ऐड होके Q1 बन जाती है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहां से W की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बन गया। अब T1 T2 भी दे रखे हैं। T1 है आपके पास 300, T2 है 200, 277, ये Q1 बाय Q2। दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको फाइंड क्या करना है, Q1 फाइंड करना है। क्या आप Q1 फाइंड कर सकते हो मेरे लिए, मेरी इतनी मदद कर सकते हो? यस सर। ठीक है, करिए। इतनी मैंने आपकी मदद कर दी है, अब आप Q1 फाइंड करके मुझे दीजिए। मेरी एक छोटी सी इच्छा को पूरा कर दीजिए। ट्वेल्व। 12 आ रहा है। यस सर। जूल्स। ओके, तीन सौ में से 277 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा? बच्चा कोई 23 कह रहा है। ये कितना बन जाएगा? एक 13। 13 कुछ होगा, है ना। 69, हाँ ठीक है, 13 जाउल होगा समथिंग। चेक करो लड़कियों। Yes. Yes, sir. हम्म, ठीक है, हो जाएंगे हीट पंप और हीट इंजन के क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, पास्ट ईयर है, कर दूं ये, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, माई क्लासरूम FZR, आपने कर लिया नोट? वैष्णवी तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारा नाम है माई क्लासरूम FZR। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, जेई का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। करोगे, मेरा दिल रख लोगे, मुझे Yes, खुश sir. कर दोगे? सर एक्सक्यूज मी सर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज्ड। सर आपकी बताइए। वीडियो बंद हो गई थी। हाँ, आ गई वापस। सो गया ये जहां, सो गया। हो रहा है क्वेश्चन, करूं मैं कुछ मदद? मोंगा साहब, हो रहा है? सर सर दोनों ये सीरीज के अंदर हैं कारनोट इंजन। हाँ जी। तो मतलब जो फर्स्ट को हीट मिली वो T2 को वही पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी सेम टू सेम। हाँ, हाँ। जो पहला कारनोट हीट रिजेक्ट कर रहा होगा वो दूसरे के लिए हीट एक्सेप्ट हो रही होगी। टू कारनोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। तो दो कारनोट इंजन है, ये है कारनोट इंजन यानी कि हीट इंजन ए, और दूसरा उसके बाद लगा हुआ है हीट इंजन बी। फर्स्ट वन रिसीव्स हीट, कहां से ले रहा है वो? 600 केल्विन से हीट ले रहा है, यानी कि इसका जो सोर्स है वो कितने पे है? 600 केल्विन पे। एंड रिजेक्ट्स टू अ रिजर्वोयर एट टेम्परेचर एट T2। चलो ठीक है, 2 सेकंड रुकते हैं। द सेकंड इंजन बी रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन एंड इन टर्न रिजेक्ट्स इट एट। अच्छा, इधर थोड़ा सा हमें समझना है। एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ रिजर्वोयर एट T2 टेम्परेचर, वो कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे एक रिजर्वोयर लगा होगा यानी कि सिंक, जिसका टेम्परेचर है कितना, कितना दे रखा है? T2 दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं पता मुझे। अब ये जो हीट आई है, लेटर से इसने सोर्स से ली थी Q1 और कुछ वर्क किया होगा, लेट अस कॉल इट WA, वर्क डन बाय हीट इंजन ए। उसने कुछ हीट रिजेक्ट करी है सिंक को Q2। यही सारी की सारी हीट अब किधर जा रही है? हीट इंजन नंबर बी पे। क्लियर है अब डायग्राम कैसे चल रहा है? यस सर। ठीक है, वही Q2 वापस से यहाँ जा रही है, और फिर ये वाला हीट इंजन भी क्या कर रहा है? ही रिजेक्ट्स टू अ हीट रिजर्वोयर एट T3, और ये फिर T3 पे भेज रहा है। यहाँ पे एक और सिंक है जिसका टेम्परेचर है T3, कितना गिवन है वो? 400। साथ में कुछ वर्क डन भी कर रहा होगा WB। अब आपको क्या गिवन है? T2 फाइंड करना है आपको। अगर वर्क आउटपुट दोनों के इक्वल है, यानी कि WA बराबर है WB के, ये गिवन है आपको। हो जाएगा क्वेश्चन आगे? यस सर। यस सर। करिए, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, उसको इनाम मिलेगा मेरी तरफ से। सर जो सिंक और हीट इंजन बी है उसकी अगर हम रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे तो Q2/Q2 इक्वल टू आएगा ये T3/T2। Q3 मान लो ना, Q3 मान लो ना। लेकिन वो तो सेम ही जा रही है। सेम तो यहाँ से यहाँ जा रही है, कुछ तो वर्क में कन्वर्ट होगी, कुछ बची कुछ जाएगी। ओके ओके ओके, वो कंफ्यूजन होगी फिर।
हाँ जी, आया आंसर? चलो, नहीं आया किसी का है आंसर? मेरा दिल दुख के सागर में डूबता जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको मेन एग्जाम में खुश करेंगे। चलो देखते हैं। वादे मैंने बहुत सुने हैं, दिल मेरा बहुत टूटा है। एक और वादा सही, एक और बार दिल तोड़ दूंगा। वाह वाह तो कर दो। वाह 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 वाह। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या था, एक सोर्स था, उसके नीचे एक हीट पंप लिया था, उस सोर्स से कुछ हीट ले रहा था, कुछ वर्क कर रहा था, बची कुछ हीट वो सिंक पे भेज रहा था, जैसे नॉर्मल हीट पंप होता है। उस सिंक पे टेम्परेचर था T2 और उस सोर्स पे टेम्परेचर था 600 केल्विन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन में गिवन था। फिर सर क्वेश्चन कह रहा है हाँ जी, वैसे ये कहावत आपने हमारे लिए लिखी थी? अभी लिखी है, जस्ट ओरिजिनल है एकदम, अच्छा फिर ठीक है। एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो ये जो हीट इंजन बी लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये इसी सिंक से हीट ले रहा है, वो ही उतनी हीट ले रहा है जितनी हीट इंजन ए ने सिंक को दी थी, वो सारी की सारी हीट पंप, ये जो सॉरी हाँ हीट इंजन है, ये खींच रहा है। ठीक है, क्लियर है चारों को? बाकी चारों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस वो हीट ली, उस हीट से उसने कुछ वर्क किया और उसका बचा कुचा उसने सिंक पे भेज दिया। उस सिंक का टेम्परेचर 400 है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्नोट वाली इक्वेशन लगाऊं, वो क्या कहती है, T1/T2 बराबर होता है Q1/Q2 के। वैल्यूज फिल करी, यहाँ से मैंने Q1 की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, फिर सेम मैंने इधर लगाया, T2/T3 बराबर होगी Q2/Q3 के। Q2/Q3, ये जो सिंक को हीट जा रही है इसको Q3 नाम दे दिया, और ये तो Q2 थी। डन है जी, सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यहाँ से मैंने Q3 फाइंड कर लिया था। अब ओके सर। क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि वर्क डन जो ए वाला कर रहा है वही बी के बराबर है। मैंने वर्क डन ए लिखा पहले, तो वर्क डन ए किसके बराबर होगा, ये तो हीट आ रही है, ये जा रही है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा वर्क डन ए, उधर चला गया एनर्जी। यस ठीक है, सर। सिमिलरली वर्क डन बी देखो, वर्क डन बी भी ऐसे ही है, Q2 आ रहा था, उसका कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, तो ये वाले पार्ट में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो एनर्जी जो होगी ये वाली आ जाएगी अपने पास, WB। इन दोनों को इक्वेट किया, क्वेश्चन में गिवन था, फिर मैंने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली, अचीव कर ली, गेन कर ली। Q1 को मैंने यहाँ पुट किया, Q3 को मैंने यहाँ पुट किया, उसके बाद मैंने अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान लगाया। ज्ञान लगाने से मुझे पता लगा कि 500 केल्विन आ रहा है आंसर। ये तो था लीगल तरीका। लीगल तरीका सबको समझ आ गया? यस सर, अबे लिख। Yes, sir. अब हाँ जी करते हैं सर। इलीगल तरीका। इलीगल तरीके में आपकी कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए,
ऑप्शंस देखना पड़ता है इलीगल तरीके में। आपको पता है कि पहला है 600 पे, लास्ट है 400 पे। ऑब्वियसली बीच वाला 600 और 400 के बीच में ही होगा, ये जो बीच वाला सिंक है। अगर मान लो लेटर से ये है 400, ठीक है, ठीक है, 600 से 400 की तरफ तो हीट तो जा सकती है बड़े आराम से, पर 400 से 400 हीट जा सकती है? नहीं जा सकती ना। समझ रहे मैं क्या कह नहीं रहा हूँ? 400 नहीं 400 हीट जा ही नहीं सकती, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 400 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसी 600 हो सकता है? ना 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 600 भी नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? 600 से 600 कैसे हीट जाएगी फिर? अगर यहाँ 600 से 600 हीट कैसे चल जाएगी? वो पहले वाले के लिए पॉसिबल नहीं होगा, पहले वाला हीट इंजन के लिए गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन थोड़ी देर में पॉज करते हैं, फिर करते हैं 300 केल्विन। यहाँ पे अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है तो 600 से 300 चलो जा सकती है, पर क्या 300 से 400 जा सकती है हीट? नो सर। No, वो sir. भी No. पॉसिबल नहीं। ये भी Yes. ऑप्शन कटे। बचा क्या? 500। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा सा क्या लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं। समझ आया सबको मेरी बात या नहीं? Yes, sir. यस सर। इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। आप खुद सोचो ना, एक ऊपर एक बहुत एनर्जी का एक बहुत ज्यादा गर्म सोर्स है, नीचे बहुत ठंडा सोर्स है। बीच में जो जगह होगी वो तो बीच का, इन दोनों के कहीं बीच का टेम्परेचर लेके बैठी होगी ना। सर वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल होती है। पढ़ा नहीं था सर रेडिएशन यार, ऐसे मत बोल यार। मून सन से हीट लेके हमें क्यों नहीं हीट दे सकता? मून क्यों देगा? मून सोर्स हीट का सोर्स थोड़ी है। और वैसे वो देता है, देते हैं रेडिएट तो करता ही एनर्जी हर बॉडी। तूने रेडिएशन की क्लास से नहीं लगाई? लगाई थी। तो बॉडी मन में जो भी क्वेश्चन हीट, है, मैंने पूछ लिया। थोड़ा सोचा भी कर पूछने से पहले। जो भी किसी बॉडी के पास अगर 0 केल्विन के अलावा कोई भी टेम्परेचर है तो सारी बॉडी हीट देती हैं। क्या मून के पास 0 केल्विन तो है नहीं, उससे ज्यादा ही टेम्परेचर है, पक्का हमें कुछ रेडिएशन भेज रही है। चलिए, हो गया सबका नोट ये वाला क्वेश्चन? यस सर। तो इसी के साथ आप लोगों को मुबारक है, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर क्या हो गया? खत्म। अब हम करेंगे ऑसिलेशंस एंड एसएचएम। प्लांट हार्मोन्स नहीं करेंगे, प्लांट के भी हार्मोन्स होते हैं। हाँ जी सर। जब लाइट आती तो वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है ना अपने आप। अच्छा हाँ, मुझे लगा रात को कोई करके जाता है। नहीं सनफ्लावर भी तो फिर अपने आप वो बंद हो जाता है ना, और सन के डायरेक्शन में घूमता रहता है। अच्छा उसमें भी तो होता है, कौन सा है वो, छुई मुई, उसको छुओ तो बंद हो जाता है, उसमें भी हार्मोन्स है। 10th में किया था। क्या नाम होता है उसका इंग्लिश में? Touch me not plant. टच मी नॉट। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन को करने से पहले हमने समझना है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन नाम से पता चल रहा है क्या होता होगा पीरियोडिक मोशन, बताओ। ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो जाए, जैसे सन है। ऑसिलेशन। नहीं, ऑसिलेशंस भी एग्जांपल है पर नॉट द ओनली एग्जांपल। जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो अगर ये रिवॉल्व करता है तो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है।
सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन की वजह से ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है, एक चक्कर काटा पहुंच गया, फिर एक चक्कर के बाद फिर से मोशन रिपीट हुआ जा रहा है। तो पीरियोडिक मोशन एक एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। और कौन से एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं? जैसे दीपांशु ने बोला ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब जैसे पेंडुलम होता है, आप इस पेंडुलम को ऐसे छोड़ो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे करता रहता है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पीरियड के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, आपने यहाँ से छोड़ा, एक चक्कर काटा, फिर ये वापस यहाँ पे आ गया, है ना, फिर इसके बाद फिर से ऐसे ही करेगा, करता रहेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन भी इसका एक एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल? 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। एक और मोशन होता है, वो आपने पढ़ रखा है, देखते हैं किसको याद आता है। So vibratory motion. वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी होता है एक तरह का। एक और पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म उसके, मोशन। Rotational. रोटेशनल मोशन। ठीक है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, वो भी एक रोटेशन के बाद वैसा ही हो जाता है अर्थ। मान लो अभी अमेरिका दिख रहा है यहाँ पे आपको अमेरिका दिख रहा है, ऐसे एक चक्कर के बाद फिर से अमेरिका दिख जाएगा, इंडिया, अफगानिस्तान सब आएंगे, और उसके बाद फिर से अमेरिका, फिर एक चक्कर के बाद फिर से अमेरिका दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन बड़े टाइप्स के होते हैं। होता है क्या ये, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर certain interval of time। इसके आपने 3 पढ़े हुए हैं, एक तो पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन, दूसरा आपने पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपने पढ़ा नहीं है और वो अब पढ़ना है, जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, 3 पीरियोडिक मोशन आपने, 3 में से 2 तो पढ़ ली है ऑलरेडी, सर्कुलर और रोटेशनल। अब हम कौन सा करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी के 2 नाम और हैं। नोट हो गया सबका? सर 1 मिनट। ठीक है, ये 3 मैंने लिखवाए हैं, इसके और भी टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक मोशन और भी तरीके के होते हैं, बट मैंने वही करवाया है जो हमारे सिलेबस से रेलिवेंट है। सर हो गया। सभी का हो गया? Yes. क्लास कितने बजे तक है? सर 6:15 तक? 5:30। ठीक है, 6:15 में तो बहुत टाइम है अभी। सर 5:30 तक है। हाँ हाँ, सुन गया मुझे, 6:15। फिजिक्स तो जितना पढ़ो उतना कम लगती है ना, ऐसा लगता है और पढ़ाई जाओ। चलिए जब शुरू समझ करते हैं। हाँ, जब समझ आए। चलो अब शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये जो चैप्टर है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है, बट इसकी डायरेक्ट इंपॉर्टेंस भी है और इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस भी है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंस से मेरा क्या मतलब है, इससे एज सच क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस से मेरा ये मतलब है कि और चैप्टर्स भी ना इसके कंसेप्ट्स को यूज करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जो आप +2 में सीखोगे। और जो पूरा नेक्स्ट चैप्टर है वेव्स वाला, वो तो पूरा ही मतलब समझ लो SHM
उसकी ही एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वेव्स चैप्टर है वो एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम की। जैसे इसलिए केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स थे। हाँ जी, कह सकते हो केटीजी के प्रिंसिपल्स थर्मो में यूज हो रहे थे, इसमें उसमें चलो फिर भी ऐसा था कि कुछ प्रिंसिपल्स यूज हो रहे थे। ये तो पूरा बेस ही है वेव्स का। ठीक है, ये पूरा वेव्स का बेस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के बेसिस पे ही हम वेव्स को समझ पाएंगे। अगर किसी को एसएचएम नहीं समझ आएगा, उसको वेव समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। +1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चैप्टर एज सच भी इंपॉर्टेंस है, और +2 में भी काफी टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम एसएचएम को याद करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये। पहले तो समझना है हमने एसएचएम में होता क्या है। एसएचएम में हमारे पास पहली बात तो एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, ऑसिलेशंस कर रहा होगा। ऑसिलेशंस का मेरा क्या मतलब है, ये इधर जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। इस चक्कर में क्या हो जाएगा, इसका एक ऑसिलेशन खत्म। फिर से यही करेगा, ये फिर से इधर जाएगा, फिर से उधर जाएगा, और फिर से इधर जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. पार्टिकल ऐसे 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 चलता जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता जाएगा। ठीक है, ऑसिलेशंस करता जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी एक्सट्रीम वाली जगह है जहां पे पार्टिकल रुक के वापस जाता है, ये पार्टिकल जहां पे यहाँ पहुंच रहा है मैक्सिमम जहां तक आगे जा रहा है, इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। एक एसएचएम में 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। ठीक है, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस। बीच में इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसके अबाउट एसएचएम होता है। मतलब ये सेंट्रल लाइन है, इसके यहां जाएगा फिर ये वापस आएगा, उसके वहां जाएगा फिर वापस आएगा। ये सेंट्रल लाइन है, इसके अबाउट ऑसिलेशंस हो रही हैं। आई बात सबको समझ या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। 2 एक्सट्रीम पोजीशंस, एक मीन पोजीशन। पार्टिकल इसके बीच में ही अपनी पूरी गेम खेलता है, पूरी कहानी, अपना मोशन परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल्स बताते हैं एसएचएम के। एक तो एग्जांपल है पेंडुलम का। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड में एक बॉल होती है, या बॉब कहते हैं, BOB, बॉब या बॉल एक ही चीज है। इसको आप हल्का से ऐसे करोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस करेगा। ठीक है, ये है बॉब और स्ट्रिंग का एसएचएम, एक एग्जांपल है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस जाएगा। ये पोजीशंस क्या हो जाएंगी, व्हाट विल बी दीज पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। और ये बीच वाली क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। Main position. आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल सी चीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी तो पता ही लगता लोगों को कि एक्सट्रीम पोजीशन का है, मेन पोजीशन का है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में और हमें क्लैरिटी लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन और मेन पोजीशन की। ये तो एग्जांपल 1 है। दिस इज, सर मेन पोजीशन सेंटर पे होगा या फिर जहाँ पे वो आके थोड़ा सा रुकेगा? जहां पे वो रुक रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशंस है। मी सेंटर पे रुक नहीं रहा है, वो सेंटर को तो ओके पास ओके। कर जाता है। ठीक है, रुकता हुआ एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाके है। तो सर हमने मीन ऐसे लिया कि डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का हाफ करके। हाँ, ये बीच में होता है, इसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा होता है। ठीक ये है सर। अपनी रेफरेंस लाइन है ये एसएचएम की, इसके अबाउट आगे पीछे करता है। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है स्प्रिंग ब्लॉक का। एक ब्लॉक है जिसके साथ, जिसका मास m है, जिसके साथ मैंने स्प्रिंग लगाया हुआ है।
अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है, एकदम रेस्ट पे, सब इक्विलिब्रियम पे, कहानी एकदम स्टेबल है अभी, ठीक है। ये यहाँ पे था ब्लॉक, ये ग्राउंड है नीचे, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा। अब मैं देखो ध्यान से देखना, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे खींच दिया। जब मैंने इसको खींच दिया तो क्या होगा आप बताइए। तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, हाँ, उससे क्या होगा, उससे इसकी इलोंगेशन हो जाएगी, और बाद में जब आप इसे छोड़ दोगे तो ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। हाँ जी, जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, है ना, यस स्प्रिंग उसको ऐसे खींचेगा पीछे, ठीक है, खींच रहा है। बट जब ये आपने इसको आगे खींचा और ये वापस आया, क्या यहाँ रुक जाएगा, नहीं नहीं, रुकेगा, थोड़ी वो देर अपनी हिलेगा। इनर्शिया की वजह से पीछे चला जाएगा, हाँ ठीक जी, है, आएगा अपनी कुछ स्पीड से आएगा ना, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो कितना पीछे जाएगा, उतना ही पीछे जाएगा जितना आपने आगे खींचा था। आइडियल केस में जितना आपने आगे खींचा था, जहां पे इतने डिस्टेंस पे रेस्ट पे आ रहा था, यहाँ पे रुक रहा था ना रेस्ट पे, यहाँ पे छोड़ा था आपने, यहाँ पे खींच यहाँ यस से सर, छोड़ा था, फिर ये वापस आया, उतना ही डिस्टेंस पीछे जाके रेस्ट पे होगा। आइडियल केस में तो यही होना चाहिए, ठीक है। Yes. तो ये वाली पोजीशन क्या होगी है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या होगी है, मीन पोजीशन, और यहाँ पे फिर से क्या अटेन होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे। आइडियल किनारियों में अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ग्राउंड कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा है, स्प्रिंग कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, तो आइडियल सिनेरियो में क्या होगा, ये हमेशा अनंत काल तक वाइब्रेशंस करता रहेगा, ठीक है, समझ आया सबको। यस सर। Yes. तो एग्जाम्पल नंबर 2 है स्प्रिंग एंड ब्लॉक। आज के लेक्चर में हम स्प्रिंग एंड ब्लॉक वाले एग्जाम्पल को ही टच करेंगे, इसी पे ही हम अपनी स्टडी को लिमिटेड रखेंगे, फिर धीरे धीरे चल के स्ट्रिंग एंड बॉब वाले एग्जाम्पल को भी इलेबोरेट करेंगे। तो ये लिख लीजिए, ये इतना तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये बना लीजिए, जब हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया सर। सभी का हो गया, Yes sir. Yes, sir. एक सेकेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये थी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को ना हम रेफरेंस पोजीशन मान के चलते हैं। रेफरेंस पोजीशन से मेरा मतलब है, यहाँ पे हम मानते हैं कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, पार्टिकल यहाँ पे क्या है, ब्लॉक, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट है 0, तो x इज इक्वल टू ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट which will be x will be equal to 0 at मेन पोजीशन। हमेशा याद रखना मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब मैंने इसको मान लो कुछ x डिस्टेंस आगे खींचा, यहाँ पे ब्लॉक को कुछ x डिस्टेंस आगे खींच दिया, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट दे दी कुछ, तो जो इस पे फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगी Fs यानी कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कुछ फोर्स लगाएगा ना ब्लॉक को, वो कितनी होती है कौन बताएगा, याद है फॉर्मूला स्प्रिंग Kx. फोर्स,
-1/2 kx²। नहीं, वो तो एनर्जी होती है, दोनों ही गलत K. हो। माइनस के एक्स होती है, ठीक है। के एक्स तो हाँ चलो जी। मैग्नीट्यूड होता है, माइनस क्योंकि रिस्टोरिंग नेचर शो करता है, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, अब इसके अलावा कोई और फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ग्राउंड मैंने फ्रिक्शनलेस मानना है और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो यही स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहाँ पे के क्या है, व्हाट इज के, कौन बताएगा। Spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। एम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन होती है ये। तो ये सब लिख लीजिए। हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो थर्मो और केटीजी का है ना। थर्मो और केटीजी, हाँ, मंडे को तो फ्लूइड का है। यस सर। ए कितना हो जाएगा फिर, -k/m इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। एक सेकंड होल्ड करिए। चलिए, यहां से देखो एक k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया फिर, सर यहाँ पे के यूनिट क्या थे। स्प्रिंग कांस्टेंट है यार। अब ये तो तू बाद में पूछ, स्प्रिंग कांस्टेंट तो कर रखा है तुम लोगों ने, न्यूटन पर मीटर होता है। बस देखो ठीक है। यहाँ से k/m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। अगर आपको आज के बाद कहीं पे भी ऐसी चीज मिले, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आज के बाद कहीं पे भी ये दिखे, तो समझ लेना वो वाला मोशन क्या है, कंडीशन ऑफ SHM। अगर आपको कहीं पे भी ये दिखता है, सब कुछ होना चाहिए, a माइनस और x, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि a इज प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है तो भी SHM बोल दोगे, नहीं, तो अब नहीं है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तभी हम कहेंगे कि वो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, नहीं तो वो SHM परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों इसको मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, ये क्यों है SHM की कंडीशन, इसकी थोड़ी फील लेते हैं हम। देखिए, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दी राइट की तरफ, ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दी राइट की तरफ, इसको फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। समझ रहे हो सब या नहीं, Yes, समझ sir. रहे हैं। ठीक है। और जितना डिस्प्लेसमेंट दोगे मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, -kx, जितना जा x बढ़ाओगे उतना तुम्हारा फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है जी। तो अगर आप इस साइड लेके जा रहे हो, एक्सेलरेशन इस साइड है। चलिए अब आपका डाउट आ गया, ठीक है सर जब ये वापस आ रहा है फिर, अब ये जब वापस आ रहा है, ठीक है, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, लेफ्ट की तरफ हो रही है,
डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, लेफ्ट की तरफ हो रही है या लेफ्ट नहीं। साइड। Yes, अब sir. स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स। अगर ये लेफ्ट है तो ये किस तरफ हो जाएगा फिर, राइट की तरफ। तो ये इसको क्या करेगा फिर, ठीक है, समझ गए ना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी या नहीं। यस सर। Yes, sir. फिर जब ये यहाँ पे पास करके अब इस रीजन में पहुंच गया, अब क्या करेगा, स्प्रिंग अब कंप्रेस ज्यादा हो रहा है, कंप्रेस ज्यादा होने के चक्कर में वो फोर्स लगा रहा होगा इस साइड, और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है पहली बात, और जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी मैग्नीट्यूड वाइज उतनी ही एक्सेलरेशन होगी। क्लियर हो गया, फील आई सभी को। Yes, sir. यस जिस भी मोशन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी मोशन में अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट मिल रही है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एसएचएम मोशन हो जाता है। कंडीशन फॉर एसएचएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद जब भी हमने ऐसा मोशन एनकाउंटर कर लेना है, ऐसी इक्वेशन एनकाउंटर कर लेनी है, हमने आंख बंद करके कह देना है कि ये एक एसएचएम मोशन है। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पे वापस लिखते हैं। एक्सेलरेशन बचपन में पढ़ा था, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यस सर। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसको मैं इधर ले आता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब देखो जो k बाय m चीज है ना, इसको मैं कांस्टेंट दे दूंगा नाम ओमेगा स्क्वायर। मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों नाम दिया है, ये अभी नहीं आपको पता लगेगा, ये थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये लेट कर लिया मैंने, लेट k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि ओमेगा ही क्यों लिया और स्क्वायर ही क्यों लिया, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये लिख लिया सबने, यस सर। अब देखो ध्यान से, मेडिकल वाले बच्चे तो शायद इसके रिलेट ना कर पाए नेक्स्ट स्टेप, नॉन मेडिकल वाले भी शायद ना कर पाए क्योंकि +2 में आना है टॉपिक। ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सुना किसी ने +1 वालों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में? नहीं सुना होगा, ठीक है। No, ये sir. नाम ये सुन लिया बस। +2 में पढ़ेंगे नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल वाले तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे हर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल into minus b plus minus b square minus 4ac under root divided by 2a। हाँ जी, उसका वो सॉल्यूशन होता है। हर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन हम सीधा लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन x हमारे पास क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये सर जेई में भी ये क्वेश्चन ऐसा आया था ना फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट, कौन सी शिफ्ट की बात कर रहे हो? शिफ्ट 1 थी शायद, उसके अंदर मैंने देखा था सेकंड थर्ड क्वेश्चन यही था जिसके अंदर उन्होंने इसका कुछ निकालने को कहा था, वेलोसिटी शायद। अच्छा देख लेते हैं, मैं आज क्वेश्चन करवाना भी था, टाइम नहीं है अब। चलो ये कर लिया नोट, ठीक है। लास्ट हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ये क्या चीज आई है अपने पास, ये जो चीज आई है इसको ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये पूरे 2 साल बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाली है इक्वेशन,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं इस लेक्चर में। एक्स आप सबको पता है क्या होती थी एक्स? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी, टाइम टी, किसी टी टाइम पे जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस रिलेशन से ये आती है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है फॉर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो स्पीड टाइम रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन सॉरी, वो ये होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है कैपिटल ए। कैपिटल ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करता हूं, ये मेन पोजीशन है, इस पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतनी हो सकती है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। तो ये जो मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। आई बात सभी को समझ? Yes. सर मैक्सिमम, इसको ऐसे लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मोटे मोटे तौर पे ये बताता है एसएचएम कितना फास्ट या स्लो हो रहा है। ठीक है, एक एसएचएम ऐसे हुआ, एक एसएचएम ऐसे हो गया। ठीक है, जो फास्ट वाला एसएचएम है उसका ओमेगा भी ज्यादा होगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ आया सभी को मेरी बात? यस सर। Yes. ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो क्या होता है? 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों के सिंबल ओमेगा, दोनों के फॉर्मूले भी सेम है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, एक ही चीज के दो नाम। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये हो गया ना, टाइम हो रहा है, बस 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, मैं फिर इक्वेशन करा देता हूँ। साइन तो पता ही है आपको, साइन कॉस टैन, ये वो चीज है यस साइन, सर। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये जो पूरा साइन के अंदर पूरी जो वैल्यू है ये ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये पूरी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस 2 7 कुछ भी, ये पूरी जो ओमेगा साइन के अंदर जो पूरा ब्रैकेट के अंदर ये चीज आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेज। बस नाम है फेज। ठीक है, इसका कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, फेज क्या है, बस नाम दे दिया, ओमेगा से जो साइन के अंदर वैल्यू है पूरी वैल्यू, इसको फेज कहते हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर Yes, पे sir. ये बताता है टाइम टी पे पार्टिकल का क्या सिचुएशन पे होगा। बेसिकली टी फेज वेरी करेगा ना टाइम के साथ, पहले 0 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे ऑन ऐड करता है। यस तो मतलब फेज से हमें सॉलिड पता लगता है, तो फेज से हमें ये पता लगता है कि कितना, मतलब कौन से टाइम की बात हो रही है या कौन से इंस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, एसएचएम की किस कंडीशन के बारे में बात हो रही है। फेज का ज्यादा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये समझ लो साइन के अंदर वाली पूरी वैल्यू को फेज कहते हैं। सर। ये डब्ल्यू टी प्लस के आगे क्या है? नेक्स्ट वही करवा रहा हूँ, ये है फाई और 0 यानी नॉट। फाई नॉट होता है फेज कब? जब टाइम 0 होगा, जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ओमेगा टी वाली, तो क्या रह जाएगा? फाई नॉट ही रह जाएगा। तो फेज एट
t इज इक्वल टू 0, इसको हम इनिशियल फेज भी कहते हैं। तो फाइव नॉट होता है इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होता है सिंपल फेज। ठीक है, उसको इनिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फेज है जब टाइम 0 था। अगर टी की वैल्यू कुछ होगी तो ये इनिशियल फेज 0 होगा। टी की वैल्यू कुछ और होगी तो फेज चेंज हो जाएगा, इनिशियल तो वही रहेगा। मान ले ठीक है, इनिशियल फेज है 30 डिग्री, इनिशियल फेज जैसे कांस्टेंट है मतलब। हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये वो बता रहा है कि वो जैसे मान ले, चल ये भी छोड़, बेसिकली ये बता रहा है इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इनिशियल कंडीशंस क्या थी। बेसिकली जैसे 2x + 5 एक कोई इक्वेशन ले लेते, 2x + 5 x 0 हुआ तो 5 आंसर आ जाएगा, 0 आंसर नहीं आने देना हमने। हाँ 5 तब आएगा जब x की वैल्यू 0 होगी, बट हाँ ये जी, हाँ जी। तो वो वैल्यू चेंज होती जा रही है, मतलब y इज इक्वल टू लेटर से 2x + 5 है, तो y चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है। बट जो इनिशियल y था जब x की वैल्यू वो 0 थी, कांस्टेंट है, जैसे वो तो 5 5 ही कांस्टेंट रहती है। रहता है क्वेश्चन में। जहां से तुम शुरू करा है तुमने कहानी, वो तो सेम ही रहती है ना, Yes, यस sir. सर। बाद में कहानी प्रोग्रेस करती जाती है। तो ये वो चीज है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। Okay, sir. थैंक यू चलो, सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you. वेलकम, वेलकम, वेलकम।